हेलो, सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्न के साथ। बीए बीएससी सेकंड ईयर, पेपर सेकंड है, मानव भूगोल है और यूनिट थर्ड है। मानव भूगोल की यूनिट थर्ड है, उसमें टॉपिक है प्रवास। टॉपिक है प्रवास। इस प्रवास टॉपिक में से क्वेश्चन बन के आया है, जनसंख्या प्रवसन को विस्तार पूर्वक समझाइए और प्रवसन के प्रकार व कारणों का वर्णन कीजिए। प्रवसन के प्रकार व कारणों का वर्णन कीजिए। देखिए, इसमें आंसर में लेते हैं, पहले प्रवसन को विस्तार पूर्वक इसका परिचय लेते हैं। ऐतिहासिक काल से पृथ्वी के विभिन्न भागों में मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानव वर्गों का प्रवास होता रहा है। यानी प्राग ऐतिहासिक काल से, यानी पूर्व से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानव वर्गों का किसी न किसी कारण से प्रवास होता रहा। ये बात सर्वाधिक सत्य है। इसे जनसंख्या का स्थानांतरण या गमनागम या प्रवास कहते हैं। अब माइग्रेशन, इसको इंग्लिश में माइग्रेशन कहते हैं, तो इसका अर्थ है प्रवास या स्थानांतरण। इसमें है बॉब महोदय के अनुसार, प्रवास की है वो है बॉब महोदय के अनुसार। बॉब महोदय के अनुसार परिभाषा दी है इन्होंने कि एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना प्रवसन कहलाता है। प्रवसन कहलाता है। प्रवसन कहलाता है। तो बॉब महोदय ने क्या कहा, देखो कि एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना प्रवसन कहलाता है। प्रवास के दो भेद होते हैं। दो भेद है। नंबर फर्स्ट है वो है उत्प्रवास। नंबर दूसरा है अप्रवास। अप्रवास और उत्प्रवास। पहला देखो उत्प्रवास, परिभाषा आप लिख लिए होंगे, तो पहला लेते हैं वो है अप्रवास या उत्प्रवास। स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक स्थान से मनुष्य दूसरे स्थान को जाते हैं। यानी एक स्थान से मनुष्य दूसरे स्थान को किसी उद्देश्य के लिए जाते हैं। अब जैसे यूरोप से अमेरिका आदि देश, अमेरिका, भारत आदि। अब देखो अप्रवास।
अप्रवास ये है कि आगमन की वह प्रक्रिया, आगमन की वह प्रक्रिया, आगमन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, आगमन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बाहरी स्थानों से मानव बाहरी स्थानों से मानव किसी प्रदेश या स्थान के किसी प्रदेश या स्थान के अंदर आते हैं, अंदर आते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? इसे अप्रवास कहेंगे। जैसे उत्तरी अमेरिका से ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों में मनुष्य का आना, आदि देशों में मनुष्य का आना, ये हो गए प्रवास के दो भेद, अप्रवास और उत्प्रवास। आप साथ साथ उतार लीजिए, उतार लिए होंगे। अब बात करते हैं प्रवासन या स्थानांतरण के प्रवास, प्रवास के प्रकार, प्रवास के प्रकार। प्रवास के प्रकार है, ये 4 तरीकों से बांटा जाता है। तो पहला है स्थान पक्ष की दृष्टि से, तो इसमें पहला है ए है, वो है स्थान पक्ष की दृष्टि से। स्थान पक्ष की दृष्टि से प्रवास के प्रकार, तो स्थान पक्ष की दृष्टि से इसको 4 भागों में बांटा गया है। इसके 4 भाग है। नंबर पहला है स्थान पक्ष की दृष्टि से, वह है अंतर्महाद्वीपीय, अंतर्महाद्वीपीय प्रवास, तथा जो दूसरा है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अगला है अंतरप्रांतीय, अंतरप्रांतीय प्रवास। अगला है 4th वाला, वो है स्थानीय प्रवास। अंतरमहाद्वीपीय प्रवास, अंतरराष्ट्रीय प्रवास, अंतरप्रांतीय प्रवास और स्थानीय प्रवास। तो यह है स्थान पक्ष की दृष्टि से। अब दूसरा है, वो देखते हैं काल पक्ष के अनुसार। आप उतार लो इनको साथ साथ में। बी है, वो है काल के अनुसार, काल के अनुसार स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है। पहला है दीर्घकाल, दीर्घकालीन या दीर्घकालीन प्रवास। दूसरा है वह मौसमी, मौसमी प्रवास। तीसरा है वह है दैनिक प्रवास। तो ये हो गए काल के अनुसार प्रवास के 3 प्रकार। अब बात करते हैं संख्या के अनुसार स्थानांतरण की। अब है
तीसरा है वो है संख्या के अनुसार प्रवास। संख्या के अनुसार प्रवास है वह 3 प्रकार का होता है। वृहत संख्या पहला है, वृहत संख्या में प्रवास। दूसरा है वह है मध्यम संख्या में। थर्ड है वह है अल्प संख्या में। अल्प संख्या में प्रवास। तो संख्या के आधार पर जो प्रवास है वो 3 प्रकार का होता है, वृहत संख्या में, मध्यम संख्या में और अल्प संख्या में। अब देखो, अब इसमें डी है वो है स्थिरता के अनुसार, स्थिरता के अनुसार प्रवास। तो ये 4 प्रकार से प्रवास हो गए हैं। अब एक एक लेते हैं। पहला स्थान पक्ष की दृष्टि से, ए है वो है स्थान पक्ष की दृष्टि से। प्रवास 4 प्रकार का होता है स्थान पक्ष की दृष्टि से। और देखो, तो पहला आ गया अंतर महाद्वीपीय। तो फर्स्ट है, इसमें लेते हैं अंतर महाद्वीपीय, अंतर महाद्वीपीय प्रवास। अब देखो, अंतर महाद्वीपीय प्रवास वह प्रवास है इसमें किसी उद्देश्य हेतु एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को मानव प्रवास होता है। यानी इसमें मनुष्य किसी उद्देश्य के लिए एक महाद्वीप को छोड़कर दूसरे महाद्वीप में जाता है। तो यानी ये क्या हो गया, अंतर महाद्वीप, यानी एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप में जाएगा किसी न किसी कार्य या उद्देश्य की प्रति। इस प्रकार के प्रवास 20वीं शताब्दी तक यूरोप के पश्चिमी देशों में से उत्तरी अमेरिकी, दक्षिणी अमेरिकी, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में गए थे। यानी इस प्रकार के प्रवास 20वीं शताब्दी से लगातार हो रहे हैं, ये इस प्रकार के प्रवास। तो इसमें अब दूसरा लेते हैं। ये तो हो गया अंतर महाद्वीपीय प्रवास। दूसरा है वो है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय प्रवास की बात की जाए, इस प्रकार के प्रवास में किसी उद्देश्य हेतु एक महाद्वीप के अंदर एक देश से दूसरे देश को मनुष्य जाते हैं। यानी किसी उद्देश्य के प्रति महाद्वीप तो एक ही रहेगा पर देश चेंज हो जाएगा, यानी देश से दूसरे देश को स्थानांतरण कर जाना है, गमन कर जाना, तो अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। जैसे पंजाब के बहुत से परिवार उत्तर प्रदेश आकर बस गए हैं, जैसे पंजाब के बहुत सारे जो प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश में बस गए हैं। तीसरा है वो है स्थानीय प्रवास। स्थानीय प्रवास इस प्रवास में एक जिले से दूसरे जिले या एक गांव से नगर को प्रवास होता है। इस प्रवास में 1920 में जापान में 1940 तक नगरीकरण में 30% बढ़ोतरी हो गई, वृद्धि हो गई नगरीकरण में। और कहां पे हुई? जापान में। अब ये प्रवचन हो गया तीनों प्रकार से स्थान पक्ष की दृष्टि से। अब लेते हैं काल पक्ष के अनुसार। बी है वो है काल पक्ष के अनुसार।
काल पक्ष के अनुसार प्रवास 3 प्रकार का होता है। पहला लेते हैं, वो है दीर्घकालीन प्रवास। दीर्घकालीन प्रवास। दीर्घकालीन प्रवास इस प्रकार के प्रवास में लंबे समय या शताब्दी के उपरांत होते हैं। यानी इस प्रवास के प्रवास कब होते हैं? लंबे समय में, यानी शताब्दियों में या कई सालों से होते हैं। कई सालों या शताब्दियों से होते हैं। इस प्रकार के प्रवाह कोई निश्चित समय नहीं होता है, ये अचानक गठित होने वाले भी होते हैं। जैसे स्पेन और पुर्तगाल से एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पे स्पेन व पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल से दक्षिणी अमेरिका के लिए तथा ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस से उत्तरी अमेरिका के लिए 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दियों में अनेक बार ऐतिहासिक प्रवास हुए। यानी स्पेन और पुर्तगाल तो ये क्या दीर्घ समय के लिए, और इस प्रवास का पता नहीं रहता है कब होगा, कि अचानक भी हो सकता है और कब होगा। ठीक है, तो ये हो गया दीर्घकालीन प्रवास। अब दूसरा है, वो है मौसमी प्रवास। मौसमी या समयाकी बोलते हैं इसे, समसामयिकी प्रवास। मौसमी प्रवास इस प्रकार का प्रवास निश्चित समय के अंदर होता रहता है। यह प्रतिवर्ष या प्रति 2 वर्ष में या तो हो जाता है प्रतिवर्ष या प्रति 2 वर्ष। प्रतिवर्ष या प्रति 2 वर्ष में गठित होता है इस प्रकार का प्रवास। जैसे हिमालय से अधिक ऊंचे पर्वतों से निवासी शीतकाल में हिमपात शुरू होने पर, यानी हिमालय के हिमपात वाले क्षेत्रों में लो नीचे या घाटियों की तरफ, घाटी कोसन घाटी में घाटियों में प्रवास कर जाते हैं, कर जाना। अब आता है दैनिक प्रवास। तीसरा है, वो है दैनिक प्रवास। थर्ड है, वो है दैनिक प्रवास। इसमें इस प्रकार के प्रवास में किसी महानगर या औद्योगिक नगर में मजदूरी या कार्य करने के सिलसिले में रोजाना सुबह और शाम डेली किसी काम के लिए समीपवर्ती नगरीय क्षेत्र या समीपवर्ती गांवों के अंदर तथा कार्य करके सायंकाल वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रवास है वो दैनिक प्रवास कहलाता है। अब बात करते हैं संख्या के आधार पर प्रवास। सी नंबर सी है, वह है संख्या के आधार पर प्रवास। संख्या के आधार पर प्रवास में 3 प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट है, वो है वृहद संख्या में प्रवास। वृहद संख्या में प्रवास। वृहद संख्या में प्रवास, इस प्रवास में किसी कारण से जनसंख्या का स्थानांतरण बड़े पैमाने पर होता है। जैसे दैनिक प्रवास में या धार्मिक कारणों से भारत पाकिस्तान के मध्य इस प्रकार का प्रवास हुआ है। यानी इसमें कौन से कारण हो सकते हैं? धार्मिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भारत व पाकिस्तान में हुए थे। अब बात करते हैं, वो है दूसरा मध्यम संख्या में। मध्यम संख्या में प्रवास। मध्यम संख्या के प्रवास की बात है। इस प्रवास में किसी भी कारण से
जनसंख्या मध्यम संख्या में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है, यानी मध्यम संख्या के अंदर मध्यम संख्या में जो जनसंख्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है किसी उद्देश्य के लिए। तीसरा है वो है अलग संख्या में प्रवास। अलग संख्या में प्रवास, इस प्रकार के प्रवास में किसी स्थान से अलग संख्या में जनसंख्या का स्थानांतरण होता है। जैसे शिक्षा के लिए, इसमें जैसे शिक्षा, शिक्षा उद्देश्य तथा युद्ध स्तर पर या आक्रमण के टाइम पे, यानी कुछ ही लोग जिनको जरूरत है प्रशिक्षण है प्रशिक्षण के लिए वो ही लोग जाते हैं। अब है स्थिरता के अनुसार, डी था वो है स्थिरता के अनुसार। स्थिरता के अनुसार कुछ प्रवास इस प्रकार के होते हैं जिनमें प्रवासी जनता नए देशों में जाकर स्थायी रूप से बस जाती है, यानी स्थायी रूप से जाकर बस जाना, यानी इस प्रकार के प्रवास में क्या होगा, स्थायी रूप से जाकर वहां पे जनसंख्या पर्टिकुलर हमेशा के लिए बस जाएगी। जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका में यूरोपीय जनता स्थायी रूप से जाकर बस गई है। तो इसमें दक्षिणी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आदि स्थानों पर परमानेंट यानी स्थिरता। तो ये हो गए प्रवास के प्रकार। अब बात करते हैं प्रवास के कारण, स्थानांतरण या प्रवासन के कारण। इसमें प्रवासन के कारण है वो 4 प्रकार से है। नंबर फर्स्ट जो भी लेते हैं वो है भौतिक कारण, यानी किसी भी भौतिक कारण। पहला हो गया भौतिक कारण, दूसरा है वो है आर्थिक कारण, थर्ड है सामाजिक सांस्कृतिक कारण, सामाजिक सांस्कृतिक कारण। अगला है राजनीतिक कारण। पहला भौतिक कारण हो गया, फिर आर्थिक कारण हो गया, फिर सामाजिक सांस्कृतिक कारण हो गए और राजनीतिक कारण। इन कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब देखो पहला लेते हैं भौतिक कारण, यानी प्रकृति में ऐसे कौन से भौतिक कारण है जिनके द्वारा प्रवास होता है। तो पहला है भौतिक कारण। अब भौतिक कारण में यहाँ पे विविध प्रकार की जलवायु, बाढ़, सूखा, नदी घाटी की अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, ज्वालामुखी, अन्य आपदाएं या मृदा का अनुपजाऊ होना, यानी सभी प्रकार के कारणों के द्वारा, भौतिक कारणों के द्वारा जनसंख्या का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण कर जाती है।
जैसे शीत टुंड्रा प्रदेश और हिमाच्छादित पर्वतीयों में जनता शीत ऋतु में गर्म प्रदेशों में आ जाती है तथा ग्रीष्म ऋतु आने पर ठंडे भागों में पहुंचती है। इसी प्रकार इतनी जो जलवायु बाढ़ है, सूखा है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, जलवायु, ये प्राकृतिक आपदाएं आती है तो इसको राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा इनको अन्य सुरक्षित जगहों पर भेज देती है या इनको अच्छी जगह पर इनको स्थानांतरित कर देती है भाई, इनको पर्टिकुलर इनको सुख सुविधा मिल सके अच्छे से। जैसे सीसली, हवाई द्वीप आदि में ज्वालामुखी के कारण दूसरे देशों में जाकर लोग बस गए हैं। जलवायु परिवर्तन से भी अधिक संख्या में प्रवसन होते रहे, जैसे कई जगहों की जलवायु परिवर्तन हो जाती है तो उससे भी प्रवसन कर जाते हैं। अब दूसरा है वो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण है वर्तमान समय में जनसंख्या के प्रवसन में आर्थिक कारण महत्वपूर्ण है। इसमें जीविका के साधन की सुविधा मुख्य है, यानी जीविका साधन, जीविका यानी अपने रोजगार के लिए, रोजगार जीविका के लिए जिन प्रदेशों में जीविका निर्वाह कठिनाई आने लगती है, यानी जहां पे रोजगार नहीं मिलता है, जिन देशों में रोजगार नहीं होता है वहां से लोग क्या कर जाते हैं, प्रवासन कर जाते हैं और किधर कर जाते हैं, जहां पे रोजगार प्राप्ति होती है और वहां पे जाके ही रहने बसने लग जाते हैं। तो इसका मुख्य कारण यही है कि उन आर्थिक साधनों की सुलभता प्राप्त होने लग जाती है, यानी उन क्षेत्रों में क्या होने लगता है, आर्थिक जो संसाधन है उनकी सुलभता प्राप्त हो जाती है और वहां पे हर प्रकार की इनको सुविधा मिल जाती है, तो उन देशों में दूसरे देशों में चले जाते हैं जहां पे इनको रोजगार वगैरह की अच्छी सुविधा। अब इसके मुख्य आर्थिक कारण निम्न है। देखो नंबर 5 आर्थिक कारण है वो है अत्यधिक जनसंख्या या जीवन निर्वाह साधनों की कमी। तो यहाँ पे क्या है, जीवन निर्वाह साधनों की कमी हो जाती है। सेकंड है वो है कृषि भूमि अनुपलब्धता, कृषि भूमि अनुपलब्धता, कृषि भूमि अनुपलब्धता तथा थर्ड है सिंचाई सुविधा, अगला है वो है खनिज संपदा की अनुपस्थिति, खनिजों की उपलब्धता। अगला है यातायात की सुविधा या परिवहन की, बता सकते हैं परिवहन की सुविधा, यानी इनकी सुविधा न होने के कारण लोग प्रवास कर जाते हैं। अगला है जैसे व्यापार की सुविधा न होना, बाजार नहीं होना, हॉस्पिटल सुविधा नहीं होना आदि कारणों से लोग प्रवास कर जाते हैं। जैसे नदियों बेसिनों में सिंधु गंगा उपजाऊ भूमि के कारण अन्य प्रदेशों की जनसंख्या आकर बसने लग जाती है। औद्योगिक केंद्रों ने भी जनसंख्या में अपनी ओर आकर्षित किया है, औद्योगिक क्षेत्रों ने भी जनता को अपनी ओर आकर्षित किया है, क्योंकि वहां पे लोगों को आसानी से रोजगार वगैरह मिल जाता है। खनिज उपलब्धता में ऑस्ट्रेलिया में कालगुर्गी व कालगुर्डी के सोने के खाने हैं में उष्ण रेगिस्तान भी मानव बस्तियां पाई जाती हैं। अब बात करते हैं सामाजिक सांस्कृतिक कारण। थर्ड है सामाजिक सांस्कृतिक कारण। सामाजिक सांस्कृतिक कारण है कारणों से भी जनसंख्या प्रवसन का होता है। अब सामाजिक सांस्कृतिक कारण है जैसे ईसा से 5 शताब्दी पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी तक भारत में हजारों मनुष्य अपने धार्मिक और सांस्कृतिक प्रचार करने के लिए म्यांमार,
यानी यहाँ पे क्या है, धर्म प्रचार हेतु। कई बार जो धर्म गुरु होते हैं उनके द्वारा अपने धर्म प्रचार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देशों में गर्म गए। अब दूसरा है 1947 में भारत पाकिस्तान में जो धर्म के नाम पर बंटवारे के बाद में भारत से लाखों मुसलमान पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से लाखों हिंदू भारत आकर बस गए। तो ये भी एक बहुत बड़े स्तर पर प्रवास था। अगला अरब में मक्का मदीना में हज करने वाले के लिए प्रत्येक वर्ष हजारों मुस्लिम व्यक्ति भारत, पाकिस्तान, जावा, ईरान, मिस्र आदि से अरब को जाते हैं। हज करने के बाद वह अपने देश को लौट आते हैं। पर्यटकों, खिलाड़ियों, कलाकारों, संगीतज्ञों आदि हजारों की संख्या में एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। इस प्रकार अब सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यानी किसी खेल के उद्देश्य से बढ़ती, किसी संगीत के उद्देश्य से या किसी भी प्रकार से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है। यानी सांस्कृतिक कारणों, कोई मेला देखना हो या एजुकेशन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो प्रवास कर जाता है। तो ये हो गया सामाजिक सांस्कृतिक कारण यानी सामाजिक। अब देखो राजनीतिक कारण। फोर्थ है वो है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण निम्न कारणों के द्वारा जनसंख्या प्रवसन हो रहा है। इसमें है पहला आक्रमण, नंबर 5 है वो है आक्रमण। आक्रमण के अनुसार विभिन्न शासकों द्वारा कई देशों पर आक्रमण किए गए हैं तथा वहां के निवासी स्थायी रूप से वहां से छोड़कर दूसरे देशों में चले गए। जैसे विभिन्न महाशक्तियों के द्वारा छोटे जो देश होते हैं उन पे आक्रमण कर दिया जाता है और आक्रमण कर देने के वहां भी जो जनधन की हानि होती है उसके कारण लोग परेशान होते हैं और वहां से छोड़ के दूसरी जगह प्रवास कर जाते हैं या गमन कर जाते हैं वहां से हमेशा के लिए। अब बात करते हैं इसका दूसरा है वो है उपनिवेश। उपनिवेश की बात करें हैं, उपनिवेश के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप में फ्रांसीसी और अंग्रेजों, उपनिवेश के कारण से फ्रांसीसी व अमेरिकी अपनी नई बस्तियां बसाई। डच लोगों ने इंडोनेशिया में और स्पेन तथा पुर्तगाल के लोगों ने 16वीं शताब्दी में दक्षिणी अमेरिका में उपनिवेश बनाए। यानी वहां पे अपने उपनिवेश स्थापित किए, वहां पे जाके बस गए और रहने लगे, वहां पे अपने उद्योग वगैरह स्टार्ट कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे अपने, ये तो हो गए इसके प्रभाव जो भी प्रकार थे। अब लेते हैं इसके प्रभाव। ये थे इसके कारण यानी चारों। अब इसमें निजी स्तर पर देख सकते हैं कि एक स्थान पे दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जैसे एजुकेशन स्तर पर रोजाना कार्य करने वाले। जिस प्रकार से यानी प्रवासन का मुख्य उद्देश्य यही हो गया कि किसी कारणवश किसी उद्देश्य के प्रति एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर जाना, ये हो गया पर्टिकुलर। और पर्टिकुलर आजकल जाते ही हैं तो वो हो जाता है प्रवासन। अब है जनसंख्या प्रवास के प्रभाव। कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसमें प्रभाव भी साथ में बता देते हैं। अब निम्न प्रभाव है वो देखो कौन कौन से, यानी प्रभाव निम्न है। अब इसमें यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास तो हो गया, पर इसका पर्टिकुलर वहां पे तथा आने वाली जो सामने जो जनसंख्या है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखो उनके बारे में। तो पहला प्रभाव है जनसंख्या भार में परिवर्तन। जनसंख्या भार में परिवर्तन, यह बिल्कुल सत्य है कि अगर व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर, एक जनसंख्या बाहुल्य देश एक स्थान को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, जनसंख्या का भार बढ़ेगा, यानी जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे क्या है, जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी, निश्चित तौर पर होगी।
क्योंकि अगर वो किसी कारण से जा रहा है तो वहां पे होगी। दूसरा है सांस्कृतिक समेकन। सांस्कृतिक समेकन, अब यहां पे क्या है, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग जाके रहेंगे वहां पे, तो एक संस्कृतियों का क्या हो जाएगा, आपस में मिल जाएगी दो संस्कृतियां। यानी मान लो भारत की संस्कृति तथा अफ्रीका में गए भारत के लोग, तो वहां पे भारत की जो संस्कृति है वो वहां की अफ्रीका में मिल जाएगी। तो सांस्कृतिक जो समेकन है वो भी प्रभाव पड़ता है, यानी अलग अलग देशों की संस्कृति आपस में मिल जाती है, जुड़ जाती है। तीसरा देखो वो है नए देशों का आर्थिक विकास। नए देशों का आर्थिक विकास होता है, यानी नए देश, अब पर्टिकुलर नए देशों में लोग क्या करते हैं, वहां पे जनसंख्या पहले से पर्टिकुलर कम रहती है, तो वहां पे लोग जैसे रोजगार मिल जाएगा तो वहां पे चले जाते हैं, अच्छी सुख सुविधाएं मिल जाती है, इससे नए देशों का सृजन हो जाता है। अगला है वो है पारस्परिक उन्नति। पारस्परिक उन्नति, इससे पारस्परिक उन्नति भी देखी जा सकती है। इस प्रकार मुख्य रूप से यानी आपस में इसका मिला जुला रूप और लाभदायक होता है, इसलिए इनकी पारस्परिक उन्नति भी मिल जाती है। नए वातावरण में समायोजन देखो, नए वातावरण में समायोजन यानी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास कर जाएंगे, तो वहां पे नया वातावरण रहेगा, नए लोग रहेंगे वहां पे, तो नई जलवायु रहेगी, नई प्रकृति वहां पे, तो नई जलवायु में वो सामंजस्य स्थापित कर पाता है या नहीं कर पाता है। अगर नए जलवायु में सामंजस्य स्थापित कर पाता है तो वहां रह जाएगा, अगर नहीं कर पाता है तो वापस प्रवास कर जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सद्भावना में वृद्धि देखो, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना में वृद्धि, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना में वृद्धि होगी, क्योंकि एक देश के लोग दूसरे देश में जाएंगे तो वहां की जो अंतरराष्ट्रीय सद्भावना है वो आपस में जुड़ेंगे, यानी आपस में मित्रता बढ़ेगी दो देशों में या दो अलग अलग देशों में। अब देखो विज्ञान की उन्नति, प्रवास है तो यहाँ पे क्या है, प्रवास होगा तो लोगों को रोजगार वगैरह मिलेगा, और रोजगार वगैरह मिलेगा तो शिक्षा का स्तर है वो लोग पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उच्च स्तर बढ़ेगा, और उच्च स्तर बढ़ेगा तो यहाँ पे विज्ञान की उन्नति होगी, लोग नए नए रोजगार के अवसर तथा नई नई आविष्कार के खोजेंगे, और नए आविष्कार के यानी अलग अलग जो जिनका तेज माइंड है वो दूसरी जगह जाएंगे तो वहां पे जो उन्नति है वो करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, विज्ञान की उन्नति में भी सहायक है। तो हर प्रकार से मुख्य रूप से जो प्रवास है उसके निम्न प्रभाव भी पड़ते हैं, इसके कारण ये दूसरे देशों में तथा नगरीकरण को बढ़ावा भी देते हैं। अगला देते हैं जैसे वो है नगरीकरण को बढ़ावा, ये बता भी दिया आपको। नगरीकरण को बढ़ावा देते हैं यानी एक स्थान से यानी गांवों की ओर से पलायन करके लोग किधर नगरीय माध्यम में चले जाते हैं रोजगार वगैरह, तो ये नगरीकरण के माध्यम से भी ये बढ़ावा मिल जाता है इनको। तथा जैसे संसाधनों पर आर्थिक दबाव, जनसंख्या प्रवसन होने से जो संसाधन है उन पे आर्थिक दबाव भी मुख्य निश्चित रूप से पड़ जाता है, तथा आर्थिक दबाव इसलिए पड़ जाता है कि अब वहां की जनसंख्या बढ़ गई है, प्रवसन हो गया है, तो यहाँ पे आर्थिक संसाधनों पे बाहर बढ़ जाएगा तथा जनसंख्या प्रवसन निश्चित रूप से होगा, तो ये भी प्रभाव देखा जाता है। तथा उन्नत चिकित्सा सुविधाएं ये इनमें भी कमी आने लग जाती है, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो पर्टिकुलर जिस देश में प्रवास हुआ है वहां की जनसंख्या इस स्तर पर इतना उनका अफोर्ड नहीं कर पाएगी या कर पाएगी, ये भी इसका निश्चित रूप से देखा जा सकता है। तो ये मुख्य रूप से जो जनसंख्या के प्रभाव थे वो देखे जा सकते हैं। अब कई बार लोगों के पास निश्चित उद्देश्य नहीं होता है, फिर भी वो सामाजिक स्तर या पर्यटन के स्थल के लिए महीने 2 महीने या
एक देश से दूसरे देश में गमन कर जाते हैं, देखने के लिए चले जाते हैं, अपनी कला दृष्टि या कला साहित्य को उसको अच्छे से जैसे धर्म प्रचार वगैरह के लिए। तो इस प्रकार की सभी चीजों को हम देख सकते हैं कि ये प्रवास के प्रभाव और प्रकार कंप्लीट है। आपने उतार लिया होगा साथ के साथ, तो ये हो गया प्रवास के लिए कंप्लीट। ठीक है, आज के लिए प्रवास के लिए धन्यवाद आपको। आपने YouTube क्लास देखी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जो कक्षा होगी उसमें फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ में। और बस स्टूडेंटों को फिर से आपसे निवेदन है कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहो या सर से संपर्क करके लेते रहो। आपकी पहली यूनिट थी उसमें से हो गए, दूसरी यूनिट है, तीसरी यूनिट चल रही मानव भूगोल की। तो इससे मानव भूगोल को अच्छे से याद करो और इसके शॉर्ट नोट्स और नोट्स अपने तैयार करते रहो। जब तक एक कॉपी और पेन अपने साथ रखो नोट्स वगैरह बनाने के लिए, तो उसको समझते रहो साथ के साथ। धन्यवाद।